वन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि आपके कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ामों के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप कॉमर्स पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या जियो अकाउंट्स या जूनियर ऑडिटर या अकाउंटेंट फॉर डिफरेंट स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें ये सभी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं जो आपके एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है 32 में से भी कई जो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो न्यू कंपनीज एक्ट है 2013 उसमें से रिमूव कर दिया है। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। जो हमारा जो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है वो है, जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यानी कि जब फर्स्ट आप अकाउंट बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले आप पॉलिसीज़ फ्रेम करते हो। तो जो दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो पॉलिसी फ्रेम करने के बाद आपको इन्वेंट्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट स्टैंडर्ड 2। अकाउंटेंट स्टैंडर्ड जो 3 आता है उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है इसमें आता है कंटीजेंसीज एंड इवेंट एक्यूरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 5 है इसमें जो आता है जितने भी आपके नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में फॉल करते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 है इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यानी कि आपके एग्ज़ाम में सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉल करता है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन फॉल करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 7 है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 7 है। और जो 8 है उसको गवर्नमेंट के द्वारा रिमूव कर लिया गया है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 9 है इसमें आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 है इसमें अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट ऐसा आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में फॉल करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 11 है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 11 है इसमें आता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 12 है इसमें आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट्स की ग्रांट्स होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में फॉल करती है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 13 है इसमें आती है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। जितनी भी गवर्नमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिजनेस में वो 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में फॉल करती है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 14 है उसमें आता है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन आता है 14 में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 15 है उसमें आता है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट भी देखने पड़ते हैं कंपनी में, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में फॉल करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 16 है उसमें आता है बोरोइंग कॉस्ट। क्या आता है? बोरोइंग कॉस्ट। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है इसमें आता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इसमें आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आपसे सीधे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि लीज़ किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉल करता है, तो लीज़ करता है 19 में। और अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड जो 20 है इसमें आता है अर्निंग पर शेयर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 21 है इसमें आता है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस इन इनकम, ये आता है 22 में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 23 है इसमें आता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी जितनी भी आती है वो अकाउंटिंग उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में फॉल करती है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 24 है इसमें आता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन 24 में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 है इसमें आता है इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्ट 25 में। और जो 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जो इंटेंजिबल जो एसेट होती है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉल करती है, तो वो करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 27 है इसमें आता है फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। और 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में आता है प्रोविज़न कंटीजेंट लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 और 31 है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। और हमारे पास वैसे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें फॉल करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि डिस्क्लोज़र। ये हमारे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसमें से मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहते हैं। वो सबसे पहले तो आपके पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा वो आपके इंटेंजिबल एसेट रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 और 20 यानी कि 19 में जो लीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, और 20 अर्निंग पर शेयर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 रहता है यानी कि फिक्स एसेट के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ामों के लिए, चाहे आप जूनियर ऑडिटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे जेओ अकाउंट्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।